दोस्तों नमस्कार। दक्षिण मायने तो रखता है। अगर दिल्ली में सरकार बनानी है तो फिर दक्षिण मायने रखता है। यह सवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त भी उभर कर खुलकर सामने आया था। दक्षिण की 129 सीटों में से बीजेपी 29 सीटों पर जीती थी और उसके सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर चंद्रबाबू नायडू, जिन्हें 16 सीटें मिली थी, यानी केंद्र सरकार अगर बीजेपी की बनी तो उसमें नायडू के योगदान 16 एमपीज का है और बीजेपी 29 एमपीज उसके दक्षिण भारत से ही जीते हैं। शायद यही वो बात है जो इस वक्त दिल्ली को खटक रही है। वो चाहती तो थी कि द्रविड़ राजनीति खत्म हो, वो चाहती तो कि बीजेपी की एंट्री हो जाए, लेकिन बीजेपी की एंट्री की जगह कांग्रेस की एंट्री हो जाएगी, यह उसने कभी सोचा नहीं होगा। और वो भी एक ऐसे परिप्रेक्ष्य में जहां पर कांग्रेस इतनी ज्यादा सक्रिय और उस पॉलिटिकल पार्टी के जरिए सक्रिय जिसने राजनीति में जुमे जुमे 2 बरस पहले कदम रखा और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ही नहीं बल्कि बीजेपी की जो सोच तमिलनाडु को लेकर लगातार रेंगती रही और अन्नामलई को इसीलिए खड़ा किया गया। बावजूद इसके परिस्थितियां ऐसी पलट जाएगी जहां पर कांग्रेस 5 एमएलए ही सही लेकिन राहुल गांधी उस समारोह में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे और बाकायदा मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर खुला संदेश देंगे कि अब दक्षिण में बीजेपी की एंट्री मुश्किल है। यह सवाल हो सकता है टीवीके के सामने भी आए, यह सवाल हो सकता है विजय के सामने भी आए, क्योंकि इससे पहले डीएमके की सरकार थी। डीएमके विरोध करती थी केंद्र में बीजेपी का और केंद्र तमिलनाडु को या कहीं स्टालिन या डीएमके को निशाना पर लेने से चूकते नहीं थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के बदले एक दूसरी पॉलिटिकल पार्टी तमिलनाडु में आ गई। बात तो यह है कि जिस राजनीतिक प्रयोग के आश्रय दिल्ली लगातार बीजेपी को सक्रिय करते हुए वहां पर पैर जमाना चाहती थी, अब उसकी एंट्री बंद हो गई। वजह बहुत साफ है। इन 2 चेहरों को देख लीजिए, उसके बाद राजनीति के हर पन्ने खुलते चले जाएंगे। दरअसल ये 2 चेहरे दिल्ली को इसलिए डरा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है दक्षिण भारत में कांग्रेस की स्थिति मजबूत है। उन्हें पता है कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू साथ जरूर हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की पूरी फाइल दिल्ली में होम मिनिस्ट्री के भीतर पड़ी हुई है। इससे पहले भी चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा जा चुका है और चुनाव के वक्त और चुनाव के बाद के तालमेल के साथ चंद्रबाबू नायडू को बहुत रियायत और सुविधाएं दी गई। उनकी राजधानी अमरावती खड़ी हो जाए, इसके लिए तकरीबन 60,000 करोड़ रुपए अलग से भी दिए गए। लेकिन बात राजनीतिक तौर पर यहीं तक होती तो थम जाती। सवाल तो यह है कि प्रधानमंत्री मोदी जिस घोड़े पर सवार हैं, वो घोड़ा पूरे देश में इस तरीके से घूमे कि बीजेपी पूरे देश में छा जाए। अब इस पर सवालिया निशान तमिलनाडु के जरिए लग गया क्या? क्योंकि आज प्रधानमंत्री बेंगलोर में मौजूद थे और कल प्रधानमंत्री कोलकाता में मौजूद थे। कल जब कोलकाता में थे तो बीजेपी की जीत के साथ और उसके बाद दिए गए जो भी संवाद प्रधानमंत्री मोदी ने जहां जहां किए, उसका एक ही संदेश था, इस देश में कोई राजनीतिक दल है ही नहीं जो सामने खड़ा हो पाए और जिसने भी बीजेपी का विरोध किया उसकी चुनावी हार तय है। उनके अपने लोग, यहां तक कि मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी भी ये कहने से चूके नहीं कि दरअसल मसला सनातन का है, मसला हिंदुत्व का है। और शायद इसीलिए इसी मंत्र के आश्रय पूरे देश के भीतर भगवा क्या लहराया जा सकता है। देश के मानचित्र पर देखें तो कमोवेश देश पर इस वक्त बीजेपी की ही सत्ता है।
कहीं से भी शुरू कर लीजिए। अगर लगता है आपको अब नॉर्थ ईस्ट से शुरू करें तो वहां भी कर लीजिए। वो चाहे असम हो, चाहे बंगाल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे वो अपने तौर पर मध्य प्रदेश का हिस्सा हो या महाराष्ट्र का हिस्सा हो, वो गुजरात का हिस्सा हो, तमाम जगहों पर बीजेपी की मौजूदगी है। लेकिन दक्षिण भारत आते आते उसकी सांसें थमती नहीं है, धड़कनें बढ़ जाती हैं। और यह सवाल शायद प्रधानमंत्री मोदी के भीतर इसीलिए है। और आज जब उन्होंने भाषण देना शुरू किया तो कोई कल्पना नहीं कर सकता है कि 24 घंटे पहले बीजेपी के जीत का जश्न था और आज प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में कांग्रेस शासित हर राज्य निशाने पर था, सिलसिलेवार तरीके से निशाने पर था। वो चाहे तमिलनाडु में सरकार का बनना हो, केरल में सरकार का नहीं बन पाना हो अभी तक, वो चाहे तेलंगाना और कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार हो, यहां तक कि हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने कर दिया। यह मैसेज है क्या? पहला बड़ा मैसेज तो यही है कि प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से आहत थे। इंडिया गठबंधन टूटा, बीजेपी में हर्षोल्लास आया और इसीलिए जब कांग्रेस ने जैसे ही डीएमके का साथ छोड़ा और टीवीके के साथ खड़ी हो गई और राहुल गांधी को दो बातें नजर में आने लगी कि दरअसल यह देश युवाओं का है, युवा नेतृत्व को पसंद करता है और जो द्रविड़ राजनीति बरसों बरस से चली आ रही थी उसमें कांग्रेस का कोई योगदान बतौर मंत्री कभी रहा ही नहीं। डीएमके ने कभी कोई स्थान मंत्री का नहीं दिया। इस वक्त सिर्फ 5 एमएलए हैं, लेकिन कांग्रेस के एमएलए भी मंत्री बनेंगे। यानी कांग्रेस क्या चाहती है और जो विजय के पक्ष में तमिलनाडु के भीतर जेंजी खड़ा हुआ और जिस जेंजी के जरिए इस देश में राजनीतिक परिवर्तन की देखने की सोच राहुल गांधी के भीतर आई, ये सारी बातें एक साथ अगर होने लगी तो फिर जवाब प्रधानमंत्री ने क्या दिया? जिस डीएमके के साथ 25-30 साल का जीने मरने का नाता था, हर पल जो डीएमके कांग्रेस की भलाई के लिए काम करती थी, लेकिन जैसे ही सत्ता का खेल कहीं और मुड़ गया तो सत्ता के लालच में सत्ता भूखी कांग्रेस ने पहला मौका मिलते ही डीएमके की पीठ में छुरा भोंक दिया। प्रधानमंत्री डीएमके पर नहीं, कांग्रेस पर चोट कर रहे हैं और उन्हें पता है कि डीएमके राजनीतिक तौर पर बीजेपी या एनडीए के साथ खड़ी हो नहीं सकती है क्योंकि एआईडीएमके उनके साथ खड़ी है। यानी डीएमके बीजेपी का विरोध कर रही है और बीजेपी के सर्वोपरि नेता को डीएमके की फिक्र है या फिर वो जान रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस जिस तरीके की घेराबंदी इस देश के भीतर कर रही है और जिस राजनीतिक मिजाज को राहुल गांधी इस देश के भीतर लगातार बढ़ाना चाहते हैं, वो दरअसल न सिर्फ पारंपरिक राजनीति से हटकर है बल्कि उनकी राजनीतिक दायरे के भीतर प्रधानमंत्री मोदी निशाने पर है। प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका के सामने झुक जाना, इस देश की इकोनॉमी को अमेरिका के हाथों में गिरवी रख देना, इस देश के भीतर हिंदुत्व और संघ की विचारधारा के आश्रय लोगों के डेवलपमेंट को आगे ना बढ़ने देना और उसको लेकर सबसे बड़ा सवाल यूनिवर्सिटीज में वीसी की नियुक्ति हो या इस देश के भीतर हर इंस्टीट्यूशन में संघ का बोलबाला हो जाए। कुछ इसी अंदाज में अगर प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ रहे हैं तो फिर राहुल गांधी ही देश में एकमात्र विपक्ष के नेता बचे जो सीधे तौर पर इन मुद्दों को उठाते हैं। शायद यही वो चुभन है जो वो जानते हैं कि पुराने कांग्रेसी या फिर इस वक्त भी जो कांग्रेस के दूसरे नेता हैं वो इतना तीखा हमला बीजेपी पर, संघ पर या खुद प्रधानमंत्री मोदी या गृहमंत्री शाह पर नहीं करेंगे जो राहुल गांधी कर रहे हैं। यानी धीरे धीरे देश अगर दो हिस्सों में बंटता हुआ नजर आ जाए, जिसका जिक्र बार बार राहुल गांधी खुलकर करते हैं कि एक तरफ बीजेपी और संघ की विचारधारा है और दूसरी तरफ कांग्रेस की विचारधारा है जिसने इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी।
इससे हटकर अगर सारी धाराएं राजनीतिक तौर पर खत्म हो जाएगी तो उसके बाद इन दो स्थितियों में एक के हाथ में पूरा देश है, दूसरे को देश चलाने के लिए सत्ता में आना है। और इस संघर्ष की परिस्थिति में इस देश के भीतर वो सवाल चाहे इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर से हो, इकोनॉमी से हो, पॉलिटिकल सिचुएशन से हो, हेट पॉलिटिक्स को लेकर हो, इंस्टीट्यूशन का ढहना हो, सुप्रीम कोर्ट तक को कटघरे में खड़ा किया जा रहा हो, और होते होते बात जब इलेक्शन कमीशन तक चली गई तो सवाल तो है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी कल की जीत को भूलकर अब सीधे कांग्रेस को निशाने पर लेने के लिए आ गए। सरकार तमिलनाडु में राज्यपाल की वजह से नहीं बन पा रही थी, इसको लेकर कांग्रेस ने बहुत शोर मचाया, लेकिन केरल में तो अभी तक मुख्यमंत्री तय हो नहीं पाया है। इस पर कांग्रेस खामोश क्यों है? तमिलनाडु में प्रक्रिया चल रही थी और इनकी इकोसिस्टम दिल्ली में बैठे बैठे देश को गुमराह करते थे कि देखो 4 तारीख को नतीजे आ गए, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई, तमिलनाडु में सरकार नहीं बन रही है। अरे भाई, केरल में तो पूर्ण बहुमत है, वहां तो बना लो। ध्यान दीजिए तो प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर कांग्रेस इसीलिए है क्योंकि इस देश में विपक्ष का कोई राजनीतिक दल इस वक्त बीजेपी को चुनौती दे पाने की स्थिति में है ही नहीं। किसी भी राज्य में छत्रपों की सत्ता बची ही नहीं है, सिर्फ एक झारखंड में है, हेमंत सोरेन की मौजूदगी। लेकिन सवाल है कि हेमंत सोरेन आदिवासी हैं, बीजेपी के पास कोई ऐसा आदिवासी कद्दावर नेता नहीं जो झारखंड में घुसकर वहां पर अपने तरीके से बीजेपी की सत्ता को लेकर खड़ा हो जाए उस भगवा दृष्टिकोण से, जिस दृष्टिकोण का जिक्र बंगाल में हुआ, यूपी में हो रहा है, गुजरात में हो चुका है, महाराष्ट्र में यह प्रयोग किया गया, हरियाणा के भीतर भी कमोवेश इन बातों का जिक्र हुआ। क्या ये बातें झारखंड में चलेगी? अब ये चले या ना चले, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा को भी साथ खड़े करने की स्थिति में बीजेपी ले आए तैयारी कर रही है, तो ऐसे में हो सकता है एक दूसरे मुख्यमंत्री का नाम आपके जहन में जरूर आए, पंजाब आम आदमी पार्टी। दिल्ली में वो पूरे तरीके से लड़खड़ाई साफ हो गई। पंजाब के भीतर पार्टी में टूट राज्यसभा तक नजर आई, लेकिन बात उसके आगे की है। और यह सवाल बार बार है कि दरअसल जो पूरा का पूरा सिस्टम जब काम करता है केंद्र सरकार का, तो उसमें हर इंस्टीट्यूशन सक्रिय हो जाता है। इलेक्शन कमीशन तो सबसे बाद में होता है, ईडी से शुरुआत होती है जो हो चुकी है। एक नेता मंत्री को गिरफ्तारी भी हो गई, ईडी ने कर भी लिया। यानी सवाल इस देश के भीतर है कि कोई भी विपक्षी पार्टी अगर नहीं है तो नया सवाल यह भी है, क्या वाकई कांग्रेस अगर सामने खड़ी होगी तो यह देश कहीं बीजेपी को खारिज कर दे और वोट भी चुनाव के वक्त नहीं बटे, यानी सीधे तौर पर आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाए। शायद इसीलिए आज प्रधानमंत्री पूरे मूड में थे। उन्होंने हर चीज को लेकर निशाना साधा। तमिलनाडु के किसान, कर्नाटक के किसान, कर्नाटक में किसान खुदकुशी कर रहा है, यह अलग मसला है कि महाराष्ट्र के भीतर और खास तौर से मराठवाड़ा के भीतर किसानों की खुदकुशी बढ़ गई है। नारी विरोधी है कांग्रेस महिला आरक्षण को लेकर सवाल, लेकिन उस महिला आरक्षण से जुड़कर इस देश के भीतर परिसीमन और संसद की संख्या बढ़ाने की बात पर खामोशी बरती गई। हिमाचल प्रदेश के भीतर की इकोनॉमी डगमगाई हुई है। जरा प्रधानमंत्री की इन बातों को सुनिए। हर वो राज्य जहां पर कांग्रेस है, निशाने पर आज प्रधानमंत्री लेने से बिल्कुल नहीं चूके। यहां कर्नाटका में भी पिछले 3 साल से हम यही देख रहे हैं, जनता की समस्याएं सुलझाने के बजाय यहां की सरकार का ज्यादातर समय आपस के झगड़े सुलझाने में लग रहा है। हिमाचल की हालत यह है, वे सरकारी कर्मचारियों को उनकी सैलरी तक नहीं दे पा रहे हैं। इधर तेलंगाना में क्या हाल है? किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है। इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति वंदन संशोधन को गिरा दिया। आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री में एक घबराहट है कांग्रेस को लेकर। उनके भीतर एक घबराहट है कि राज्यों पर वो कब्जा जहां जहां कर रहे हैं वहां पर छत्रप हैं, वहां कांग्रेस नहीं है। बंगाल में कांग्रेस नहीं थी, बिहार में कांग्रेस नहीं थी, हां हरियाणा में जरूर थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी अकेले कांग्रेस नहीं थी, वहां तो उद्धव ठाकरे थे। और जब डीएमके का सवाल उन्होंने शुरू में उठाया तो हर किसी के जहन में यह बात तो चली ही गई कि जब अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी थे उस समय शिवसेना के साथ ताल्लुकात कैसे थे। आज उद्धव ठाकरे हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं। यहां तक कि अकालियों के साथ संबंध बीजेपी के कैसे थे, लेकिन बादल परिवार हाशिए पर ढकेला जा चुका है। नीतीश कुमार तो इंटेलेक्चुअली और सरकार को गढ़ने में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए, लेकिन आज जनता दल यूनाइटेड भी कहां खड़ा है। असल में प्रधानमंत्री मोदी के सामने संकट दोहरा है। गवर्नेंस के तौर तरीके इस देश को फेल कर रहे हैं और राजनीति साधने के तौर तरीके बीजेपी और संघ को कमजोर कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक संघ यह सोचता रहा कि दरअसल वही राजनीतिक शुद्धिकरण करता है, जिसके बाद बीजेपी में शामिल होकर उसके द्वारा शुद्धिकरण किया हुआ नेता एक पाक साफ तरीके से सत्ता में आता है और चलाता है। प्रधानमंत्री मोदी खुद भी तो प्रचारक रहे, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रचारक रहे, लेकिन ध्यान दीजिए इस दौर में राज्यों के मुख्यमंत्री को अगर आप देखिएगा, शुवेंदु अधिकारी का परिवार एक वक्त कांग्रेस से जुड़ा था, वो खुद टीएमसी में शामिल हुए, वहां से निकल कर आए और बीजेपी में शामिल हुए। दिल्ली ने उन्हें मुख्यमंत्री बना डाला, यानी कोई पहुंच पकड़ बीजेपी के कल्चर या संघ की सोच के अनुसार नहीं है। सम्राट चौधरी कमोवेश इसी तर्ज पर निकल कर आए, यानी उनकी भी पहुंच पकड़ बीजेपी और संघ परिवार के भीतर नहीं रही है। हेमंत बिस्व शर्मा 9 बरस पहले तो बकायदा जब उनका टेप आया था तो प्रधानमंत्री ही भाषण दे रहे थे कि कैसे वो कितने करप्ट हैं, नोट समेट रहे थे। ठीक वैसे ही जैसे अजीत पवार को लेकर एक वक्त उन्होंने कहा था 60,000 करोड़ का ये घपला कर चुके हैं, लेकिन सब बीजेपी में आते चले गए, मुख्यमंत्री बनते चले गए। तो शुवेंदु अधिकारी हो, हेमंत बिस्व शर्मा हो, सम्राट चौधरी हो, पेमा खांडू हो, या फिर बीरेन सिंह को याद कीजिए, मणिक साहा को याद कीजिए, एकनाथ शिंदे को ही देख लीजिए। बीजेपी से इनका कुछ लेना देना नहीं तो क्या, बीजेपी अपने तौर पर इस देश में कमजोर हो चुकी है और उसे उन नेताओं की जरूरत है जिन नेताओं के आश्रय कॉकटेल बने बीजेपी के साथ मिलकर और चुनावी जीत हासिल कर दे। चेहरा वही रहे लेकिन सत्ता अपने पास रहे। याद कीजिए येदियुरप्पा क्या हुआ था, कौन बना था उनके बाद, वो हेगड़े को ले आए थे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। संघ विरोध कर रहा था कि ये कौन सी परिस्थिति है, लेकिन दिल्ली से कहा गया बिल्कुल नहीं। अब इस पूरी परिस्थिति के भीतर जब आप झांकेंगे तो एक और सवाल खड़ा होगा, क्या इस दौर में बीजेपी का राजनीतिक विस्तार चुनाव जीतने वाला नहीं बचा है? चुनाव जिताने के लिए संघ परिवार की विचारधारा कोई मायने नहीं रखती है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की जो डिप्लोमेसी है और जो इकोनॉमिक कंडीशंस हैं उसको भी प्रधानमंत्री मोदी देश हित में क्या नहीं साध पा रहे हैं। चीन पर निर्भरता बढ़ती चली जा रही है, अमेरिका के साथ रिश्ते पूरे तरीके से गिरवी रखने वाले हो गए हैं। यहां तक कि ब्रिक्स के चेयरमैन इस बरस हैं, लेकिन कोई निर्णय ईरान और इजराइल के युद्ध को लेकर नहीं ले पाए। रशिया और चीन ने अपनी भूमिका निभानी शुरू कर दी अपनी देश की इकोनॉमी को लेकर, भारत उस दिशा में पिछड़ क्यों गया? यानी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर और देश के भीतर की राजनीतिक परिस्थिति और देश के भीतर की आर्थिक परिस्थिति, क्या प्रधानमंत्री फेल हो चले हैं? इसीलिए अब वो डाइवर्ट कर रहे हैं। एक चुनाव से निकले और दूसरे चुनाव की परिस्थिति के बीच में कांग्रेस को निशाने पर लेकर अपनी ताकत मजबूत कर रहे हैं या फिर मजबूत खुद को दिखाने भर के लिए है जो वो कमजोर हो चुके हैं? ये सवाल शायद प्रधान सेवक के सामने आज की तारीख में सबसे बड़ा हो चला है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।